नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस पार्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे और आपको इससे पीछे भी लगभग 10 चैप्टर जो है हिंदी 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव तैयारी जो है आपको इस चैनल पर आपको मिलेगा। और इसके चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो आपको 10 चैप्टर का मिलेगा और अच्छा तैयारी आपको यहाँ पर कराई गई है। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपका जो है यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप अगर इसको अच्छे से देखें, पीछे जो भी वीडियोस हैं, इससे पीछे 1 से लेकर 10 तक का जो भी चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ें। उसमें पाठ का सारांश, पाठ परिचय, लेखक परिचय, उस लेखक परिचय के बाद पाठ का सारांश, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर, साथ साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्याख्या करने वाले प्रश्न सभी जो है लगभग 10 चैप्टर का जो है पिछले वीडियो में हम करा दिए हैं आपको। आप वहां से जाकर करें। आज हम लोग 11 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। और बहुत ही अच्छा बात है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का जो है शुरुआत हम लोग करते हैं। ये जो था एक प्रकार का पीरियड डायरी था। जैसे आप एक चीज समझते होंगे, इसमें एक चीज दिखाया गया पीरियड डायरी का। एक पिक्चर जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीरियड डायरी का, और एक लेखक जी हैं, लेखक जी का चित्र लगा हुआ और एक बच्चा का चित्र लगा हुआ जो कि हंसते हुए फीलिंग दिला रहा है। इसमें लेखक जी ने अपने डायरी में हंसते हुए मेरे अकेलापन के बारे में लिखे हैं। एक प्रकार का ये डायरी है, जैसे कि होता है कि आप अगर अपना बच्चे हैं तो अपने दिन भर का जो दिनचर्या होता है उसके बारे में एक डायरी में लिख सकते हैं कि आज दिन में हम क्या किए, कौन सा काम किए, कौन सा काम नहीं किए, इसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। डायरी में लिखा भी जाता है और लिखने से बेनिफिट्स रहता है कि हम टाइम को कहां पर यूज कर रहे हैं इसकी पता जो है चलती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11 नंबर चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन पीरियड डायरी है ये। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है मल्यज, और उनके माता का उनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और साथ साथ में इनका जो निधन है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान हुआ है, जो लेखक है उनका जन्म जो हुआ था, क्योंकि हम लेखक परिचय पढ़ रहे हैं, उनका जन्म जो है महू आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। उसके बाद इनके माता पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? इनके माता पिता का जो नाम था वो था प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। क्या था? प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा इनके माता का नाम था प्रभावती, और पिता का नाम जो था त्रिलोकीनाथ वर्मा था। इन्होंने शिक्षा कहां से ग्रहण किया? तो एमए जो है अंग्रेजी भाषा में एमए किए थे। उसकी कहां से किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से इन्होंने एमबीए किया था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किया था। उसके बाद विशेष इनका क्या रहा? तो छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित, छात्र जीवन में जो थे क्षय रोग से क्या थे? ये ग्रसित थे। ऑपरेशन में एक फेफड़ा जो है काट कर निकालना पड़ा। जब ऑपरेशन क्षय रोग से ग्रसित थे तो इनका ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन में इनका एक फेफड़ा जो है काट कर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य, मतलब शेष जो जीवन इनका बचा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वास्थ्य के कारण दवाओं के सहारे जीते रहते थे। मतलब इनका क्या है कि क्षय रोग से ग्रसित थे। जो लेखक थे अपने बारे में लिख रहे हैं, क्षय रोग से ग्रसित थे और ग्रसित होने के कारण जब इनका इलाज चला तो एक फेफड़ा जो है काटकर हटाना पड़ा। साथ में मेरे प्यारे बच्चों इनका जो होता है ना कि बहुत सारे लोग का जब तबीयत खराब हो जाता है तो वो दवाई पर ही चलते हैं। अधिकांशतः आपको समाज में सब चीज देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से इनका जो है तबीयत जब खराब हुआ तो दवाई पर ही अपना जीवन यापन जो है करने लगे, दवाई के सहारे जीते थे। साथ साथ में अस्वस्थ भी रहते थे, और जब स्वस्थ अगर अच्छा नहीं है तो लोग दुबला हो जाता है, पतला दुबला हो जाता है, तो पतला दुबला हो गए, जो कि एक पिक्चर जो आपको दिखाया भी गया। और ये दवाओं के सहारे ही जीवन जीने लगे थे, सहारे जीते रहे हैं। इनका स्वभाव किस प्रकार था? होता है ना कि इंसान का स्वभाव कैसा है, किस स्वभाव का है। तो इनका जो स्वभाव था वो अंतर्मुखी, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जीवसाद
धम्म गंभीर एकांत प्रिय और मितभाषी विशिष्ट संपर्क शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही, परिमल, संस्था इलाहाबाद। मतलब इनका जो स्वभाव था, अब आदमी आप समझ सकते हैं कि अगर बीमारी से ग्रस्त हैं तो व्यक्ति चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है या गुस्सा ज्यादा उस व्यक्ति को आता है। पर यहां पर वो बात तो था ही लेखक जी के साथ कि वो मतलब थोड़ा अस्वस्थ थे, पर वो मतलब अंतर्मुखी प्रायः मतलब कोई भी चीज को ना बड़ा गंभीरता से लेते थे। आदमी गंभीर होना भी चाहिए और गंभीरता से कोई भी बात को लेना चाहिए, अगर लेने वाला बात हो तो लेते थे। साथ साथ में ये एकांत प्रिय व्यक्ति थी। जैसे बहुत आदमी को क्या रहता है कि एकांत में रहना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से लेखक जी को एकांत प्रिय थे। साथ में ये मितभाषी भी थे और विशिष्ट जो संपर्क इनका था वो संपर्क था शमशेर बहादुर सिंह से, साथ में विजय देव नारायण शाही से भी था, और ये परिमल संस्था इलाहाबाद से इनका जो था विशेष संपर्क था। जैसे होता है कि कोई भी दोस्त हैं तो कोई भी व्यक्ति हैं तो उन व्यक्तियों का कुछ अपना खास दोस्त होता है जिनसे वो ज्यादा हिलमिल कर रहते हैं और वहां पर अपने बातों को ज्यादातर कहना पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार से ये थे। कुछ इनका जो साथी था जो कि विशिष्ट संपर्क में था, ज्यादा हेमखेम वाला था, उस तरह के जो साथी थे वो शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही और परिमल इलाहाबाद संस्था में था। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे इसमें देखिएगा, इनकी जो वृत्ति था लेखक जी का, मलेर जी का, कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाध्यापक भी रहे, जो कि 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादिकाएं किए विभाग में भी इन्होंने नौकरी किया था। मतलब इनकी जो वृत्ति थी, मतलब कहां पर ये काम किए थे उसके बारे में, कुछ दिन तक ये कहां तो केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाध्यापक रहे। फिर 1964 में जो है कृषि मंत्रालय भारत सरकार की कृषि मंत्रालय में फिर जो था ये भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में भी इन्होंने नौकरी किया था। उसके बाद इनकी विशेष अभिरुचि क्या चीज में रहती थी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप भी देखते होंगे कि आप लोग का विशेष रुचि क्या चीज में रहता है, उसी प्रकार से लेखक जी का जो है विशेष रुचि क्या चीज में थी। तो ड्राइंग करने में, स्केचिंग, संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में बहरी रुचि थी। मतलब गहरी रुचि थी, ज्यादा रुचि थी। जैसे कोई भी चीज ड्राइंग बनाना इंसान को या बच्चे को पसंद रहता है तो ड्राइंग करना उनको ज्यादा रुचि रहता है, तो इस प्रकार से इनका भी लेखक जी को क्या था, ड्राइंग बनाना था। साथ साथ में इनका जो रुचि था स्केचिंग करने में भी था, फिर संगीत में भी था, कला प्रदर्शनी में भी था, सिनेमा में भी था। ये सब में इनकी क्या थी, विशेष अभिरुचि थी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी अगर अपने जीवन में देखिएगा कि बहुत सारे खेल वगैरह में भी आपको विशेष रुचि रहता है। जैसे कोई बच्चा को मूवी देखना ज्यादा पसंद है, किसी बच्चा को अभी के जमाने में शॉर्ट देखना ज्यादा पसंद है, तो इस तरह से जो है बच्चों को उस चीज में ज्यादा रुचि रहती है। अब मेरे प्यारे बच्चों संपादन इनका जो था, संपादन करने का अर्थ है कि इनका जो संपादन क्या चीज में, तो लहर था, जो क्या था, कविता विशेषांक, ये जो था 1960 में प्रकाशित हुआ था। शमशेर पुस्तक का सर्वेक्षक दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन इन्होंने इसमें किया था। उसके बाद इनकी कृतियां क्या थी, कविता था जख्म पर धूल, क्या था, जख्म पर धूल, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अपने होने को अप्रकाशित करता हूं, अपने होने को क्या करता हूं, अप्रकाशित करता हूं, यह प्रकाशित हुआ था 1980 में। फिर मेरे प्यारे बच्चों आलोचना कविता से साक्षात्कार, यह प्रकाशित हुआ था 1979 में। फिर संवाद और एकालाप 1984 में। फिर रामचंद्र शुक्ल 1987 में। उसके बाद था सर्जनात्मक गद हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो प्रकाशित हुआ था कब, 1982 में। जो हम लोग अभी मेरे प्यारे बच्चों जिस पाठ को पढ़ रहे हैं 12th क्लास में दिया गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, वो प्रकाशित हुआ था कब, 1982 में। कब हुआ था, 1982 में हुआ था। उसके बाद था डायरी 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह, मतलब इनके संपादक कौन थे, डॉक्टर नामवर सिंह थे।
उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश क्या कहता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश क्या कहता है, मतलब इसकी जो कहानी दी गई है इस पार्ट में 12th क्लास में क्या दी गई है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मलेज रचित मतलब इसके जो लेखक हैं, वो लेखक का नाम आपको हम पहले भी बताया मेरे प्यारे बच्चों कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वो लेखक है मलेज। वो एक प्रकार का डायरी लिखे हुए हैं। मलेज रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ गद्य की एक महत्वपूर्ण आधुनिक विधा डायरी है। मतलब गद्य की किस प्रकार की है, तो आधुनिक विधा डायरी है जिसमें लेखक ने अपने दैनिक जीवन क्रम को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। मतलब अपने दैनिक दिनचर्या में जो घटा है उसको लेखक जी ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इस पाठ में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। फिर कविता या आलोचना से तनिक भी कम महत्वपूर्ण यह डायरी नहीं है। इसमें उन्होंने एक प्रतिभाशाली संवेदनशील कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का भी प्रमाणिक तंग साक्ष्य प्रस्तुत किया है, अंतरंग साक्ष्य प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि साहित्य कर्म केवल शब्द व्यापार नहीं, बड़ी जीवन का साधना है। साहित्य लिखने के लिए जीवन में भी सचेत स्वतंत्र होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अपने दायित्वों के निर्वहन में कितना सफल हो पाता है यह डायरी से पता चल जाता है। हम आपको मेरे प्यारे बच्चों पहले भी बताए हैं कि अपने जीवन में आप, इसमें एक चीज लिखा गया कि एक व्यक्ति अपने दायित्व के निर्वहन में कितना सफल है वो उनके डायरी से पता चला जाता है। डायरी लिखने से फायदा आपको क्या होता है कि आप दिन भर में समय को सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को जो है जानकारी आपको मिल जाती है। अगर आप उस डायरी को आज अगर जो दिनचर्या आपका गुजरा उसके बारे में अपने डायरी में लिखें, कल फिर उस डायरी को अगर आप देखिए कि मेरा समय कल का क्या था, आज का क्या है, परसों का क्या है, मतलब महीने भर का अगर डायरी लिख के आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वही बात इसमें कहा कि एक व्यक्ति अपने दायित्व के निर्वहन में कितना मतलब सफल है यह डायरी से जो है पता चलता है। बात सही भी। इस प्रकार डायरी लिखना मलेज के जीवन व्यापार का अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से ही डायरी लिखना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की ही आयु से क्या किए, डायरी लिखना शुरू कर दिया। लेखक ने अपनी डायरी के पृष्ठ के माध्यम से अपनी रचनाओं के साथ अपने जीवन की उथल पुथल और तकलीफ बेचैनियों के साथ गहरा संबंध स्थापित किया है। मतलब जीवन में जो होता क्या है कि कभी उथल पुथल जिंदगी, साथ साथ में तकलीफ, परेशानी, खुशी, अगर आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो ये सब सारी चीज जो है उसमें आ जाती है। उसी के बारे में लेखक जी बहुत ही सुंदर तरह से उसमें प्रस्तुत किए हैं। संघर्ष, उसके बाद लेखक ने डायरी को अपने जीवन संघर्ष का प्रवक्ता बताया है। जो लेखक जी हैं मल्लेश, उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को क्या बताया, डायरी को प्रवक्ता बताया अपने जीवन संघर्ष में। उसे जीवन का दहकता हुआ जंगल माना है। उसे जीवन का क्या माने हैं, दहकता हुआ जंगल माने हैं। इस पाठ में 12 दिन की डायरी प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में कितने दिन की मेरे प्यारे बच्चों, 12 दिन की डायरी प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रथम दिन की डायरी 14 जुलाई 1956 को रानीखेत से लिखी गई है। मतलब 14 जुलाई 1956 को कहां से लिखी गई है, रानीखेत से लिखी गई है। दूसरी डायरी जो है 18 जून 1957 को, और तीसरी जो है 4 जुलाई 1962 को कौसानी से लिखी गई है। मतलब ये सब डायरी जो है लेखक जी किस दिन लिखे, 14 दिन का इसमें अपने दिनचर्या को जो है इस पाठ में दिखाए हैं लेखक जी, और किस जगह से दिखाए हैं और कब का ये डायरी लिखा गया है उसके डेट के साथ इसमें उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसमें कि चौथी जो डायरी है 5 जुलाई 1962 को कोसानी, और पांचवी डायरी जो है 8 जुलाई 1962 को कोसानी से ही है, और छठी जो है 30 अगस्त 1976 ईस्वी को दिल्ली, और सातवीं जो दिन का जो इसमें दिखाया गया है वो है 10 मई 1978, और आठवीं
11 जून 1978 और 9वीं 20 जून 1978, 10वीं 9 दिसंबर 1978 और 11वीं 25 जुलाई 1980 तथा 12वीं 3 मार्च 1981 को लिखित है। मतलब इस दिन जो है 12 दिन में से आपको सब दिन का बताया गया कि कौन सा डायरी कहां से लिखी गई और किस डेट को लिखी गई है। ये लेखक जी जो मलयज हैं बताने का पहले प्रयत्न किए हैं कि मेरा इस जगह जब गए हैं उस दिन जो मेरा दिनचर्या गुजरा है उसके बारे में जो है मेरे प्यारे बच्चों इसमें दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम लेखक ने वन संरक्षण की ओर इशारा किया है। मतलब जो प्रथम दिन का जो डायरी है इनका लिखा हुआ उसमें लेखक जी ने किस ओर इशारा किया मेरे प्यारे बच्चों? वन संरक्षण की ओर इशारा किया है। मतलब कि वन को बचाना कितना जरूरी है इसके ओर लेखक जी ने ध्यान क्या किए हैं? आकृष्ट करवाए हैं, ध्यान को आकर्षित करवाए हैं। मिलिट्री कैंप में जाड़े के मौसम में जलने वाली लकड़ी का वर्णन के साथ जंगल को जीवन के विकास का आधार माना गया है। दूसरी में फसल की चर्चा कर बूढ़े और प्रौढ़ की जीवन दृष्टि प्रस्तुत की गई है। मतलब दूसरे दिन में जो है किसकी चर्चा की गई है? तो दूसरे दिन में फसल की चर्चा कर बूढ़े और प्रौढ़ अवस्था जो होता है मेरे प्यारे बच्चों अगर आप 12th क्लास हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें एक उम्र होती है 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष की जो उम्र होती है उसको बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था। तो ये फसल से जुड़ा हुआ बूढ़े और प्रौढ़ अवस्था के प्रौढ़ जो है उनके जीवन को प्रस्तुत किया गया है। तीसरी में चिट्ठी के आने का तनाव, तीसरी में जो है चिट्ठी के आने का तनाव, बेचैनी, वह आज की रचना की भाषा की सधनता, अनुभूति का सृजनात्मक तनाव और अंतर्निष्ठा है। मतलब इसमें जो देखिए कोई भी पहले, अब तो ऐसा है नहीं, पहले क्या था कि उसमें चिट्ठी की तनाव क्या होती है। कोई अगर मिलिट्री कैंप में है तो उनके यहां से अगर चिट्ठी आती उसकी तनाव उनके परिवार वालों को कितना ज्यादा रहता था, इसके बारे में लेखक जी ने बताने का प्रयास तीसरे दिन में किए। उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे दिन में एक रचनाकार की आत्म प्रशंसा मूलक मनोभाव के साथ सामाजिक जीवन का यथार्थ उभर कर सामने आया है। भूख, दैन्य, गरीबी के बीच पले दो पहाड़ी अध्यापक से परिचय हुआ है। वे अपनी बेबसी के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि वह उन्हें अपना जीवन का स्वाभाविक अंग लगने लगा था। मतलब ये चौथे दिन में जो इन्होंने दिखाने का प्रयास किए हैं उसमें दो अध्यापक की बात की है। दो अध्यापक जो कि भूख, दैन्य और गरीबी के बीच पले दो पहाड़ी अध्यापक, मतलब दो क्या थे? पहाड़ी अध्यापक से इनका परिचय हुआ और वे अपनी बेबसी के इतने अभ्यस्त हो गए थे। मतलब बेबसी के इतने अभ्यस्त, अब बेबसी है कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस तरह से इतने अभ्यस्त हो गए थे कि वह उन्हें अपना जीवन क्या किए का स्वाभाविक अंग लगने लगा था। मतलब उनका जो बेबसी होता है वह उनकी मजबूरी के कारण, बेबसी के कारण उनका क्या लगता है? जीवन का अंग लगने लगता है। पांचवी में प्रकृति की मनोहरता को उद्घाटित किया गया है। पांचवी में प्रकृति मतलब कितना सुंदर है इसके बारे में पांचवी दिन में उत्कृत किया गया है। उसके बाद छठी में गरीबी के बीच जीवन की गाड़ी पर चढ़ी एक मासूम नन्ही लड़की के जीवन व्यापार के चित्रण किया गया है। वह स्वयं सेब काट नहीं सकती, ग्राहक को ही सेब काटकर चखने के लिए चाकू बढ़ा देती है। मतलब एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जो कहां चढ़ी हुई है? अपने जीवन की गाड़ी पर चढ़ी हुई एक मासूम नन्ही लड़की के जीवन व्यापार का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। वह स्वयं क्या कर सकती है? सेब को नहीं काट सकती है क्योंकि बच्ची होगी। ग्राहक को ही सेब काटकर चखने के लिए चाकू बढ़ा देती है। होता है, आप देखिएगा जब सेब वगैरह के ठेला पर अगर जाएंगे, छोटे अगर बच्चे हैं तो ग्राहक को बढ़ा दिए कि आप काट लीजिए, देख लीजिए कि मीठा है कि नहीं। इस प्रकार वह फल बेचती थी। सातवीं में वंश विकास को बिल्कुल साहित्यिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जन्म देकर पालता पोसता है, फिर दूसरी पीढ़ी भी इसी तरह करता है। हर आदमी का अपना रचा हुआ क्या होता है? रचा हुआ संसार होता है। इस प्रकार दोनों पीढ़ी का अपना अपना यथार्थ होता है और उसमें रचने और भोगने का यथार्थ होता है। मतलब इसमें जो पीढ़ी होता है, पीढ़ी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझते होंगे, जैसे वंश के द्वारा चलता है इसमें पीढ़ी। जैसे आप हैं, अपने बच्चों को जन्म दिए, फिर आपका बच्चा भी अपने बच्चों को जन्म देगा। इस प्रकार से क्या होता है? पीढ़ी चलता है। तो लेखक जी इसमें बताने का प्रयत्न किए हैं कि इस पीढ़ी में एक जो होता है दूसरे को पालता है, फिर दूसरा दूसरे को पालता है। मतलब इस तरह से जो है संसार को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। वह अपना एक क्या करता है? संसार की रचना करता है। यह बात जो है 7वीं दिन में बताया गया है, जो डायरी लिखी गई है। उसके बाद 8वीं में डायरी लेखन प्रक्रिया, 8वीं दिन के जो डायरी लेखन प्रक्रिया था को स्पष्ट किया गया है। डायरी लेखन में शब्द और अर्थ में अभिन्न समन्वय होता है। डायरी लेखन में क्या होता है? लेखन में शब्द और अर्थ में अभिन्न अभिन्न समन्वय होता है। यही तो धरती का क्षण होता है। यह क्या होता है? यह तो धरती का क्षण होता है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9वीं दिन में जो डायरी में लिखी गई है, 9वीं दिन के बारे में सुरक्षा की बात की गई है। 9वीं दिन में क्या की गई है? सुरक्षा की बात की गई है। सुरक्षा संघर्ष करने में है। सुरक्षा क्या है? संघर्ष करने में है। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो जरूर क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। 10वीं में रचना के रचनाओं के मूल को स्पष्ट किया गया है। 10वीं में रचनाकार की रचनाओं के मूल को क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है। हर रचना जो है मूल्यवान नहीं होती है। हर रचना क्या होती है? मूल्यवान नहीं होती है। जिसमें भविष्य को निर्देशित करने की शक्ति होती है वही मूल्यवान होती है। मतलब 10वीं दिन में जो डायरी लिखी गई है इसमें बताने का प्रयत्न किया गया है कि अगर कोई रचनाकार जो है अपने रचनाओं को कहीं पर प्रदर्शित करता है या दिखाता है या लिखता है, तो उसमें अगर भविष्य नहीं दिखता है तो वो रचना क्या है? मूल्यवान नहीं है। अगर उसमें भविष्य दिखता है तो क्या है? रचनाकार है, मतलब मूल्यवान है, उसके लिए अहम है और दिखना भी चाहिए भविष्य। उसके बाद 11वीं दिन की जो डायरी लिखी गई उसमें व्यक्ति मन के डर का चित्रण किया गया है। व्यक्ति के मन के डर को क्या किया गया है? चित्रण किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, डर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाव है। डर हमारे जीवन का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाव है। इसी से तो तनाव पैदा होता है। इसी से क्या होता है? तनाव पैदा होता है। डर अगर आपको लग रहा है ना तो आपके दिमाग पर जो है तनाव पैदा होगा, तनाव होगा। और इसी बात को 11वीं दिन के डायरी में मल्लेश जी ने बताने का प्रयत्न किए हैं कि व्यक्ति के मन का डर का चित्रण किया है। डर हमारे जीवन का क्या है? हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाव है। डर हमारे जीवन का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाव है। इसी से तो तनाव पैदा होता है। इससे क्या पैदा होता है? तनाव पैदा होता है। जब आपको डर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप पर क्या हो जाएगा? तनाव। जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको डर लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तुम पढ़े नहीं, ऐसे होगा। कुछ नहीं, डरने से कोई फायदा नहीं। आप अगर डर रहे हैं एग्जाम से, अगर आप डर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या होगा? आपके दिमाग पर जो है तनाव पैदा होने लगेगा। इसलिए आप डरिए नहीं, आप संघर्ष कीजिए और अंतिम क्षण तक लड़िए। सिर्फ मेहनत कीजिए। मेहनत कीजिएगा, सफलता खुद आपका हो जाएगा। सफल आप खुद हो जाइएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको कितना सफल होना है। आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, जितना ज्यादा हो मेहनत करते जाइए, सफलता उतना ही बढ़िया होगा। जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आपको सफलता मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत मेरे प्यारे बच्चों कितना करते हैं। हाँ, डरिए नहीं। एग्जाम टाइम में दिमाग पर तनाव नहीं लीजिए। तनाव फ्री होकर एग्जाम को दीजिए, तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब नॉर्मल रहता है। आपको अभी बता भी रहे कि डर हमारे जीवन का क्या पैदा करता है? एक महत्वपूर्ण भाव है। इसी से क्या पैदा होता है? तनाव पैदा होता है। ये 11वीं दिन में बताएगा। 12वीं दिन में व्यक्ति की जीविका को स्पष्ट किया गया है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
12वीं दिन की जो डायरी में बात कही गई मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कहा गया कि इस प्रकार पूरी डायरी में लेखक सामाजिक जीवन के यथार्थ के साथ साहित्य को जोड़ने का काम किया है। मतलब सामाजिक जीवन के साथ क्या किया है, यथार्थ को जोड़ने का प्रयास किया है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका पाठ का सारांश था। अब हम लोग प्रश्न जो व्याख्या करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो भी प्रश्न है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव उसके बारे में करते हैं, पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ को क्या करता है, रचता है। क्वेश्चन कहता है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को जो है रचता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम इस पाठ से समझते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। प्रस्तुत विचार खंड मल्लज रचित 10 मई 1978 1978 डायरी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने जीवन यथार्थ को स्पष्ट किया है। जिसमें लेखक क्या किए हैं, जीवन यथार्थ को स्पष्ट किया है। हर आदमी अपने जीवन के यथार्थ का निर्माता और भोक्ता होता है। मतलब वो निर्माता भी करता है और भोक्ता भी होता है। वह यथार्थ जीता भी है और बनाता भी है। यथार्थ को क्या करता है, जीता भी है और बनाता भी है। यथार्थ सामाजिक या पारिवारिक जीवन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यथार्थ क्या है, तो यथार्थ जो है सामाजिक या पारिवारिक जीवन। अब आप देखिएगा कि कोई भी लोग है या तो अपने समाज को बेहतर बनाता है, अपने परिवार को बेहतर बनाता है। जैसे आपको प्रौढ़ के बारे में हम बताएं, प्रौढ़ से भी इस चीज को आप समझ सकते हैं कि एक पिता अपने बच्चों को क्या करते हैं, पालते हैं, या एक माँ अपने बच्चों को क्या करती है, पालती है। उसी प्रकार से उनके भी आने वाले जो बाल बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, अपने बाल बच्चे को पालते हैं। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होती है, चलते रहती है। तो वही बात यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। यथार्थ का मतलब होता है सामाजिक या पारिवारिक जीवन होता है। एक पीढ़ी यथार्थ के निर्माण के लिए वंश विकास करता है, बच्चों को जन्म देता है, उसे पालकर बड़ा करता है। इस यथार्थ में वह जीता है कि बच्चे भी बड़ा होकर अपने यथार्थ को क्या करेंगे, रचते हैं। दोनों पीढ़ी के बीच संबंध स्थापित करना ही यथार्थ को जीना और रचना होता है। दोनों पीढ़ी के बीच ही क्या होता है, दोनों पीढ़ी के बीच संबंध स्थापित करना ही यथार्थ को जीना और रचना होता है। यह काम बड़ा कठोर और कष्टप्रद होता है। यह काम बड़ा कठोर और क्या होता है, कष्टप्रद होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा को पालन पोषण करना, फिर वो बच्चा अपने बच्चा को पालन पोषण करना, फिर उसके बीच संबंध को स्थापित करना बड़ा ही कठिन काम है। यहां लिखा भी गया स्पष्ट कि यह काम बड़ा कठोर और कष्टप्रद है, पर होता है मेरे प्यारे बच्चों। समाज ऐसे ही बढ़ता है, वंश ऐसे ही बढ़ता है, लेकिन सफल व्यक्ति इस कठोर कर्म को भी कोमलता बना लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप भी ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति सफल हुआ है ना, इस सफल व्यक्ति वह है ना कि इस कठोर कर्म को भी क्या बना देते हैं, कोमल बना देते हैं। जैसे आप अगर अभी इसी चीज से एक ध्यान दीजिएगा, आप अभी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी हो सकता है कि चीज बहुत ही असंभव दिखे, कठोर दिखे, बहुत कष्टप्रद दिखे, कष्टनीय दिखे, पर अगर आप इस चीज से लड़ गए ना तो फिर सफल हो जाइएगा। अगर इस चीज से आप डर गए ना तो फिर असफल रह जाइएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज से लड़ना सीखिए। लड़ने का अर्थ कि अपने समय, जो समय आपका कहता है कि आपको अभी करना क्या है, उसके हिसाब से उस चीज को क्या कीजिए, लड़िए। वही बात इसमें, यथार्थ के लेन देन का नाम ही क्या है, संसार है। यथार्थ के लेन देन का ही नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संसार है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियोस में इसका जो भी है आपको सेकेंड वीडियोस इसका डाल देंगे। अगला जो प्रश्न है साथ में ऑब्जेक्टिव है उसको डाल देंगे। तो आप लोग धन्यवाद, अगला वीडियो में